मित्रों नमस्कार। आइए थ्रू लिटरेरी लेंस में जुड़िए, सुनिए, पढ़िए। विनोद जी आइए। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। जी। आज आप कौन सी साहित्यिक रचना को ले आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए? भाई विनोद जी, आज का दिन तो सबसे खतरनाक है। जी, खतरनाक दिन है। जी बिल्कुल, जी। हमारे चैनल से जुड़ना ही खतरनाक है, सबसे जी, खतरनाक है। जी बिल्कुल सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपकी जो अभी तक की सोच समझ रही है, शायद उसको कुछ झटका लगे, कुछ शॉक्स लगे, और आपकी जिस प्रकार की जीवन दृष्टि रही है, उस जीवन दृष्टि में भी कुछ दरारें पड़ जाएं और आप नए तरीके से सोचने लगे, महसूस करने लगे। ये चैनल ही कुछ ऐसा है, क्योंकि लिटरेचर जो है, साहित्य जो है, आपके जीवन दृष्टि को विस्तार देता है। बिल्कुल, साहित्य की बात ही यही है। और तभी तो कई कई चीज़ों पर सेंसरशिप लगती है, कई कई लेखकों को रोका जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। और इसलिए रोका जाता है, इसलिए सेंसरशिप लगती है कि लोग डरने लगते हैं कि साहित्य के माध्यम से कोई क्रांति न हो जाए। क्रांति नहीं होती साहित्य से। अगर क्रांति हो भी जाए तो उतनी खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन साहित्य से यदि इंसानों के पास एक दृष्टि आ जाए, समग्र दृष्टि आ जाए, मानवीय दृष्टि आ जाए, तो साहब ये सारे सिस्टम्स आपके बदल पड़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ कुछ साहित्यकार तो ऐसे होते हैं कि वो अपने कल्पना के विश्व में विचरण करते रहते हैं, और कुछ साहित्यकार, कुछ कवि, कुछ शायर इस व्यवस्था से जूझते रहते हैं। जैसे दुष्यंत कुमार का अगर आप जिक्र करें तो उनके बहुत सारी पंक्तियां जो हैं वो सिस्टम पर कही गई हैं, व्यवस्था पर कही गई हैं। व्यवस्था की विवेचना करने की जो जुर्रियत करता है वो दुष्यंत कुमार है। जी हाँ, दुष्यंत कुमार पर भी कभी बात होगी। आज दुष्यंत कुमार की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी ऐसे एक अलग शायर और कवि की तरफ आपको ले चलते हैं, शायद आज के कंटेम्पररी समय में बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना है, और जो भरी जवानी में ही जिनको गोली मार दी गई थी विनोद जी। जी, अवतार सिंह संधू जी, पाश के नाम से पंजाबी कवि थे। जी, मशहूर हैं। बाद में अमेरिका में बस गए थे, पर पंजाब में जब आए थे, साम्यवाद के प्रति, इनकी समाजवाद के प्रति मैं कहूंगा कि काफी सहानुभूति रखते थे, और समाजवाद के माध्यम से व्यवस्था को बदलना चाहते थे, एक आम आदमी के जीवन में सुख शांति लाना चाहते थे। और ये मोहब्बत के शायर हैं, इंसानियत के शायर हैं, मानवता के शायर हैं, और इंसान की फिक्र करने वाले शायर हैं। ये हमें पहले समझना चाहिए। बिल्कुल, 1988 में एक कुएं के पास इन्हें पंजाब में गोली मार दी गई थी। उस जमाने में पंजाब में बड़ा था। और ये इतिहास की विडंबना रही है, विडंबना जिसको कहते हैं साहब, आयरनी ऑफ द हिस्ट्री, कि दोज हु आर द अपोस्टल्स ऑफ पीस दे फॉल अ प्रे टू द वायलेंस ऑफ बुलेट, बी इट गांधी, बी इट मार्टिन लूथर। और सोच सकते हैं आप, उन्हें लोगों ने सबसे खतरनाक समझा होगा, इसीलिए गोली मार दी गई। और उनकी कविता भी है विनोद जी। जी बिल्कुल, सबसे खतरनाक। जी, कहते हैं सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक पुलिस की मार नहीं है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं है, गद्दारी की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं है। ये तो बातें होती हैं, बुरी हैं। चुप रह जाना बुरा है। जुगनुओं में खो जाना, जहां आपको साथी ना मिले। जुगनू से इनका मतलब एक ब्यूटी, सुंदरता में, और वो भी ऐसी ब्यूटी जो चमके बुझे, मतलब ऐसे लोग जो अपना स्टैंड्स बदलते रहें। जी बिल्कुल। और सहम जाना बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। ये तो होगा, अगर आप किसी राह पे चल पड़ेंगे तो ये सब तो होगा। क्या है तो सबसे खतरनाक? सबसे खतरनाक है साहब आपका संवेदनाहीन हो जाना, आपके सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। सुबह घर से काम पे निकलना, शाम को घर आ जाना, ये सबसे खतरनाक। आपके भीतर अगर मुर्दा शांति घर कर जाए, यानी किसी भी बात से अगर आप विचलित न हो, डिस्टर्ब्ड न हो, परटर्ब्ड न हो, आसपास अन्याय होता रहे, आसपास कत्ल होता रहे, आसपास लूट होती रही, लेकिन आप पर यदि उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, आप इतने इनसेंसिटिव हो गए टुवर्ड्स इनजस्टिस, वो सबसे खतरनाक है। बिल्कुल, वो नजर सबसे खतरनाक है जो प्यार से दुनिया को चूमना ही भूल गई है। जी बिल्कुल, जो दोहराव में खो गई है, वो नजर सबसे खतरनाक है। तो कहने का तात्पर्य इस छोटी सी कविता है, पास जी कहते हैं कि आजाद रचना है, हमें जीवित रहना है। जीवित रहने का मतलब ऐसा नहीं कि सुबह को उठ करके आप काम पर चले जाओ,
रोजी रोटी कमा लो, घर वापस आ जाओ, खाना पीना हो जाए और सो जाओ। नहीं, हम जीवित हैं, संवेदनाएं हमारी जागृत होनी चाहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको हम इमोशनली जब तक फील नहीं करते हैं, जब तक हम एहसास के स्तर पर जीवित नहीं है, तो सबसे खतरनाक वो बात होती है। यानी अब इसको और दृष्टि से राजेश जी देखें जी। कि आज के इंसान अगर उनको ठीक है, पढ़ाई हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, सुख सुविधा के साधन मिल जाते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर उनका किसी बात से कोई सरोकार नहीं रहता। बिल्कुल। इससे पाश बड़े खिन्न है। जो भी थोड़ा बहुत सरोकार सोशल मीडिया द्वारा नाम का सरोकार होता है, सरफेसिकल सरोकार होता है। कभी बहुत हो गया तो झंडे लेके एक आध दिन चले जाते हैं विरोध करने किसी बात का, लेकिन उसकी भी उसको समझ नहीं होती, उस बात की भी उसमें कोई गहराई से ना उस बात को जानते हैं, बस झुंड में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो संवेदनशील प्राणी बनाना यही पाश का उद्देश्य है, और वो हमें ललकार रहा है कि खतरनाक स्तर पर हम पहुंच गए हैं। संवेदनाहीनता के हमने निचले स्तर को छू लिया है। और जो व्यवस्थाएं हैं, मेनली चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो, मार्केट इकोनॉमी हो, उन्होंने कहीं कहीं हमको जानबूझ के इस तरह का बना दिया, इकोनॉमिक मैन हमें बना दिया है। हमारा जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, कार्य क्षमता है हमारी, जो कार्य करें हम कोई, वो एबिलिटी कहीं ना कहीं हमसे छीन ली। यहाँ राजेश जी, कार्य एक्शन का तात्पर्य है, जी। इट्स नॉट द कोई भी एक्टिविटी दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन। वो एक्शन नहीं है। यानी इकोनॉमिक एक्शन इज नॉट टेकन हियर एज एन एक्शन। और जो बॉडीली एक्शंस हैं, जिंदा रहना जिसको हमने कहा, वो तो मेयर लेबर है या वर्क है। इकोनॉमिक वर्क है, बॉडीली लेबर है। आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, ये तो लेबर है, ये तो आपको करना ही है जिंदा। और रोजी रोटी के लिए जो करते हैं वो वर्क है। वो वर्क है, लेकिन उसके आगे जो एक ये कोई जर्मन फिलोसोफर कहती हैं हैना एरेंट। जी, हैना एरेंट ने ये 3 डिस्टिंक्शंस दी हैं, लेबर, वर्क और एक्शन। एक्शन यानी हमारा थिंकिंग। हम जब Thinking। स्टैंड लेते हैं किसी चीज का कि सही है कि गलत है, ये अन्यायपूर्ण है कि नहीं है अन्यायपूर्ण है। और उस मामले में जब हम कुछ करते हैं उस तरफ, जी, हम एक सिर्फ आर्थिक गतिविधियां नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक गतिविधियां, हमारी राजनीतिक गतिविधियां, हमारी आध्यात्मिक गतिविधियां, हमारी कलात्मक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, अगर कुछ हैं तो वो है एक्शन। जी बिल्कुल। किसी भी तरीके से अगर व्यक्ति किसी कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो वो है एक्शन। सिर्फ कमाएगा, खाएगा, ऑफिस जाएगा, घर आएगा, तो ये तो वर्क हुआ ना। तो इसलिए एक्शन के लेवल पर हमें जाना है। और पाश की कविताओं का जो केंद्र बिंदु भी यही है कि हमें एक्शन की तरफ जाना है। हमें सिर्फ खामोश नहीं रहना है, या सिर्फ मोनोटोनस एक्टिविटीज नहीं करनी है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज नहीं करनी है। हमें कोई ना कोई एनालिसिस भी करना चाहिए ना, सामाजिक परिवेश का, सांस्कृतिक परिवेश का, राजनीतिक परिवेश का। सिर्फ हम रिसीवर्स की भूमिका में ना रहे कि जो कुछ हमारे साथ किया जाता है सब उसको स्वीकार करते अगर चले जाएंगे तो फिर एक्शन तो समाप्त हो जाएगा। और ये करना इतना सहज बिल्कुल नहीं है, इसके लिए साहस की आवश्यकता, मॉरल करेज की आवश्यकता है। मैं इसको थोड़ा यूं समझूं विनोद जी, हैना एरेंट की टर्मिनोलॉजी में तो हमने समझा, लेकिन जैसा कहते हैं कि जैसे हम लोग 2D में जी रहे हैं, जैसा 3 डायमेंशंस में जिंदगी होती है, पर हम में से अधिकांश लोग केवल 2 डायमेंशंस में जीते हैं। जैसा कि अपना जो है वो जिंदा रहना, घर और कार्यालय या काम करना, जहां भी वो कार्यालय हो या बाहर हो कार्यालय के, जो भी करते हैं। लेकिन जो 3rd डायमेंशन है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे जिस डायमेंशन की, तीसरे आयाम की, वो जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हमारा जीवन 2 आयामी, केवल 2 डायमेंशन। और आप जानते हैं केवल 2D 2 आयामी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता। 3 डायमेंशनल चीजें चाहिए। और हमारे जो कलेक्टिव व्यवस्था, कलेक्टिव सिस्टम्स जो बनते हैं, वो 3 डायमेंशनल होने के बाद ही बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि स्व में केंद्र बन जाए और किसी से सरोकारी ना रखे, व्यवस्था से सरोकारी ना रखे, तो फिर व्यवस्था तो गल जाएगी ना, वो तो सड़ गल जाएगी। और वैसा कि बहुत जगह हो भी रहा है। तो इसलिए पाश आज भी प्रासंगिक है। पाश हर व्यवस्था, जब तक व्यवस्था रहेगी तब तक प्रासंगिक रहेंगी। इसलिए पाश को ठीक से समझने की आवश्यकता है। उसके भीतर, पाश के भीतर, जो उसके कविता के भीतर जो चिंगारी है, और वो चिंगारी विध्वंस की नहीं है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, इसको मिस इंटरप्रेट हो सकता है कि पाश विध्वंसात्मक क्रांति करना चाहते हैं, सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं।
जी नहीं, ऐसी व्यवस्थाओं बात के नहीं खिलाफ है। नहीं है। व्यवस्थाओं में जो दीमक लग गया है, पाश उसके खिलाफ है। और ये जो चिंगारी जलेगी, वो जो नकारात्मक फोर्सेस हैं, जो निगेटिव फोर्सेस हैं, जो व्यवस्था को आम आदमी से दूर लेके जा रहे हैं, उसके खिलाफ पाश का झंडा है। अब जैसे मैं एक उदाहरण से इस चीज़ को मैं स्पष्ट करूं विनोद जी। जी। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अपेक्षाओं से बहुत कम है। बहुत लोग उलझते रहते हैं, सारी ज़िंदगी काट देते हैं, तारीख पे तारीख। मोहन गोखले, एक फिल्म भी बनी थी, वो हाजिर हो, मोहन गोखले हाजिर हो। बहुत सारी न्याय व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं। लेकिन क्या हम में से कोई ये साहस करता है कि न्याय व्यवस्था में क्या सुधार होने चाहिए, इस मामले में कोई सीरियस स्टैंड ले सके? नहीं करते। नहीं करते, क्योंकि एक वहां पर भी डर का माहौल है कि भाई बेइज्जती हो जाएगी कोर्ट की, हमें अंदर कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हमारी बात माने या न माने व्यवस्था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कहने का अधिकार है। अब जब मैं कहता हूं कि जजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, बहुत सारी वैकेंसीज भरी नहीं गई, आधे से ज्यादा वैकेंसीज आज भी खाली हैं, ये अन्याय है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। क्या हमारे पास काबिल लोग नहीं हैं? बिल्कुल है। या केस फाइलिंग का प्रोसेस सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। आम आदमी की समझ में आ जाना चाहिए। आम आदमी को कोर्ट में बोलने दिया जाना चाहिए, सिर्फ वकील ही ना बोले। बिल्कुल बोलने देना चाहिए। ये सारी बातें, और कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पर रीजनल भाषाओं में सारी व्यवस्था, सारे प्रोसीडिंग्स होने चाहिए। आज भी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी क्यों बनी हुई है? तो आम आदमी की जो भाषा ही समझ में नहीं आएगी, तो फिर न्याय कैसे मिला कि नहीं मिला, ये कैसे समझ में आए? तो ये एक उदाहरण है। इस तरह से कई उदाहरण। और व्यवस्था को तोड़ना नहीं कहते हैं पाश। व्यवस्था तो लगेगी, व्यवस्था लगेगी। एनार्की की बात नहीं है। जब इतने बड़े लोग एक साथ, 1 अरब से ज्यादा लोग भारतवर्ष में जी रहे हैं, दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग जी रहे हैं, तो व्यवस्थाएं तो लगेगी, व्यवस्थाएं होंगी और उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें भी होंगी। लेकिन एक व्यवस्था जो है वो स्मूथ हो, सबके भले के लिए बनी हुई व्यवस्था हो, और एक जीवित व्यवस्था, डायनामिक व्यवस्था हो ना। हम 1.5 व्यवस्थाओं को ढोंगे सिर्फ कंधों पर, तो उससे तो काम नहीं बनेगा। बिकॉज सभी चीजों में परिवर्तन है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन है, आपके सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन है। तो कोई भी ढांचा, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, कैपिटलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, सोशलिज्म हो, और तो इसमें कहीं ना कहीं तो परिवर्तन चाहिए। अगर वो जीवित व्यवस्था है तो निश्चित रूप से वो शुद्ध व्यवस्था है। अगर रुक जाएगी तो मृत व्यवस्था हो जाएगी। तो इस मृत व्यवस्था के खिलाफ ही पाश बोल रहे हैं। वही कह रहे हैं कि मुर्दा शांति का भर जाना। ऐसी दशा है सबसे खतरनाक, ऐसी दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है जी। और उसके धूप का टुकड़ा आपके शरीर के पूर्वी भाग में छिप जाता है। किस प्रकार का प्रतीकात्मक ढंग से तो व्यवस्था का सड़ना, गलना, मुर्दा होना आप कविता में ले आते हैं पाश साहब। और ये भी है बहुत चांद की इमेजरी है कि चांद सुंदरता का प्रतीक होता है। लेकिन जहां पर संहार हुआ है, नरसंहार हुआ है, उस आंगन में फिर से बेशर्मी से अगर चांद खिल पड़े और आपकी आंखों में मिर्ची की तरह न चुभे, तो ये सबसे खतरनाक स्थिति चांद का उगना सबसे खतरनाक। ऐसी सुंदरता जो विभत्सता को देखकर भी कुछ न कर सके, जी, ऐसी सुंदरता का कोई औचित्य नहीं है। तो अगर हम इसको समअप करना चाहें तो एक शब्द में, एक लाइन में, सपनों का मर जाना बिल्कुल सबसे खतरनाक है। और एक मेरी खुद की रचना मुझे याद आती है, जरूर सुनाएं। थर्ड पेग नाम से एक रचना थी। क्या बात है। उसमें ये था, जैसे भी थोड़ी बहुत याद आती है मैं सुनाता हूँ, कि खुद को जिंदा रखना, जी, ये तो पहला पेग है। वाह। अपने जैसों को जिलाना, ये दूसरा पेग है। पर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ हो, ये सोचना ही तो थर्ड पेग है। क्या बात है। तो यदि आप सोचते हैं किसी के बारे में, समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तो ये तीसरा पैग है। क्योंकि जब आप उस कोमा की स्थिति से बाहर निकलेंगे, जब आप 3-4 पैग पी लेते हैं, तो आपके इनहिबिशंस कम होने लगते हैं, फिर आप सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। तो कितना प्रतीकात्मक ढंग से राजेश जी आपने थर्ड पैग की बात की है। यही पाश भी करते हैं, यही पाश भी किया है। और देखिए ना विनोद जी, सिंपल सी इमेजरी को आप लीजिए, बस सुबह को उठ के काम पे जाना, काम से घर आ जाना। कितने लोग ऐसा करते हैं? मैं तो कहता हूँ 95% लोग ऐसा ही करते हैं। ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक क्या, हमें क्या लेना देना। आप बात भी करें उनसे, हाँ, बोले साहब हमें तो 1-1.5 लाख की नौकरी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, वो खुद कमा लेंगे, घर अपना है, हमें क्या चिंता है, हमें किसी भी चीज से क्या लेना देना है। अच्छा, बात करें। मिलती जुलती चीज सुनिए, अगर मैं
कोई अगर राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर अपनी बात कहना चाहता है तो पहले आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं नौकरी करते हुए अगर इलेक्शंस लड़ूं तो मुझे क्यों नहीं अधिकार हो सकता है। बाकी कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, वो अपनी वकालत भी करते हैं और मंत्री भी बनते हैं, इलेक्शंस भी लड़ते हैं, तो मैं तो कहूंगा भाई मेरे साथ ये तो अन्याय है, ये इक्वलिटी का वायलेशन है। तो ये इस तरह की चीजें सोचना, ये सोच पाना, ये जब तक नहीं होता तब तक मैं तो कहता हूं कि हम खतरनाक चीजों से बचे हुए हैं, क्योंकि हम सबसे खतरनाक में उलझे हुए हैं। जी, हम सबसे खतरनाक मानसिक लेवल पर, हम सबसे खतरनाक समय में, सबसे खतरनाक व्यवस्था में रह रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि क्या खतरनाक है। ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स जिसको मैं कहूँ, मिप कॉम्प्लेक्स, तो इसने इंसानों को एक कलपुर्जा बना रखा है जो मेहनत करे, घर जाए और उसके बाद ऐसे मनोरंजन ढूंढे जहां केवल कंजम्पशन हो, कहीं सोच ना हो, कहीं और कुछ करने की तलब ना हो। क्योंकि इंसान अगर सोचेगा तो जाग जाएगा, जब जाग जाएगा तो फिर इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और तकलीफ तो राजेश जी ये है कि किसी एक विशिष्ट राष्ट्र या समाज की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व में दुर्भाग्य से इसी प्रकार की व्यवस्था है कि एक साधारण सा व्यक्ति मृत अवस्था में ही रहे, कोमा में ही रहे, वो कभी जागे ही नहीं। विनोद जी, अगर मुझे आप एक्रोनिम बनाने की छूट दे दें, जी, आप कहेंगे आप भटक रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँ, जिसको अभी मैंने कहा पॉलिटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मिलिट्री। पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल मिलिट्री पीपल जो है उनको मैं पिम्प कहता हूँ। पिम्प कहिए आप, पिम्प कहता तो हूँ। बहुत कुछ करने हो जाता है जी। उस पिम्प की इमेजरी से। जी जी। तो दोस्तों बस इसी बिंदु पर आज हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आप पाश को पढ़ें, पाश की रूह तक पहुंचे, पाश की सुंदरता तक पहुंचे और पाश के सपनों तक पहुंचे और अपने सपनों को मरने से बचाकर रखें। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।